सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो आज हम कर रहे हैं ड्यूक 390 का ओनरशिप बाइक का रिव्यू कर रहा है। तो मुझे हो चुका है, मेरे बाइक को ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं ओन करते हुए। एंड बाइक चल चुकी है 30,000 किलोमीटर। 30,000 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है। ये है अपनी ड्यूक 390 जेन 3 2024 मॉडल एंड ऐसी कुछ अपनी बाइक दिखती है। तो अभी हम कर रहे हैं इसका ओनरशिप रिव्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या इसमें प्रोज एंड कॉन्स है जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करता है। इस बाइक का हेडलाइट से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि जो इस बाइक की हेडलाइट है वो सिटी के लिए तो बहुत ही ओके है। सिटी में काम चल जाता है, क्योंकि सिटी में आपका लाइट वगैरह होते हैं, स्ट्रीट लाइट होता है, तो आपका काम चल जाएगा। अगर इनकेस आप लॉन्ग राइड का बोलते हो, तो लॉन्ग राइड में क्या होता है कि लॉन्ग राइड पे आप जब जाते हो तो वहाँ पर स्ट्रीट लाइट नहीं होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है। तो वो लाइट आपको इतनी विजिबिलिटी नहीं दे सकती है जिससे आप कॉन्फिडेंसली इस बाइक को चला पाओ। एंड ये जो बाइक है ये धीरे नहीं चलती है, अगर ये हाथ में ही तो बहुत ही ज़्यादा भागती है। पहले हम स्टार्ट करते हैं इस बाइक का ड्यूक 390 का परफॉर्मेंस से, ठीक है। तो इस बाइक में आपको 46 bhp मिल जाती है, जो कि 39 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। एंड इस बाइक का टॉर्क है वो बहुत ही ज़्यादा कड़क है। न्यूटन मीटर का टॉर्क बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप बिगनर हो तो ये पावर आपको बहुत ही ज़्यादा डरा सकती है, इतनी डरा सकती है कि आप लिटरली इसका थ्रॉटल खींचने में, थ्रॉटल पुल करने में आपकी लिटरली फटने वाली है, ठीक है। तो इस बाइक में आपको बहुत ज़्यादा पावर मिल जाती है। एंड इस बाइक में आपको 399 सीसी का इंजन मिल जाता है, जो कि लिक्विड कूल्ड है DOHC के साथ। अगर आप बिगनर हो तो पहले तो इस बाइक में आपको बहुत ही ज़्यादा कड़क पावर मिल जाती है, जो कि अनबीटेबल है। एंड इसका परफॉर्मेंस भी बहुत ही ताबड़तोड़ है। सिटी वर्सेस हाईवे की बात किया जाए परफॉर्मेंस में, तो सिटी में भाई ये बाइक गैप में से तो ऐसी निकलती है जैसे कि एक रॉकेट निकल रहा हो। एक गैप दिखा, ओवरटेक हलवे के जैसा ओवरटेक कर देती है। आपको ओवरटेक करने में कोई सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पावर की कमी तो कुछ है नहीं बाइक में। बाइक में इतनी पावर है कि भाई बहुत इजीली ओवरटेक मार लेती है, एकदम हलवे के जैसा। एंड सिटी में आपको कुछ भी पावर की कमी नहीं होने वाली है, कि आपको वैसा फील नहीं होगा कि आप बहुत लोअर सीसी की बाइक चला रहे हो कि हाँ भाई पावर की कमी हो रही है। ये फील आपको बिल्कुल नहीं करेंगी पावर की। एंड हाईवे तो क्या ही बताए, हाईवे की बात किया जाए तो हाईवे पे तो ऐसी परफॉर्मेंस है इस बाइक की कि आपको मैं बता नहीं सकता। अगर आप बड़े बड़े ट्रक जा रहे हैं, कार जा रहे हैं, उनको ईजिली हाईवे के जैसे ये ओवरटेक कर देती है। आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाईवे पे भी ट्रक्स एंड कार्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलता है, 80 90 100। एंड ये तो भाई 120 130 इजीली क्रूज़ करती है, एकदम आराम से क्रूज़ करती है, एकदम मक्खन बटर के जैसा चलती है। आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाईवे पे भी कुछ भी पावर के फील नहीं होंगे कि भाई ऐसा लगेगा, कि आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि हाईवे पे आपको बहुत ज़्यादा पावर की कमी हो रही है। तो ये बाइक आपको बिल्कुल भी पावर की कमी फील नहीं कराती है। दिस इज़ मिनी सुपर बाइक, ये बोल सकता हूँ मैं इसके लिए। एंड लिटरली रॉकेट, इट्स लिटरली क्रेजी रॉकेट। क्विक शिफ्टर की बात कर लेता है, तो इस बाइक में आपको ऑटो ब्लिपर मिल जाता है क्विक शिफ्टर के साथ, जो कि बहुत बढ़िया क्विक शिफ्टर है। जब बाइक नई थी तो इस बाइक का क्विक शिफ्ट बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड बटरी था। अभी पता नहीं, मेरा क्विक शिफ्टर बहुत ज़्यादा जर्की चलता है। एंड हाईवेज पे मेरा क्विक शिफ्ट ओके वर्क करता है, सिटी में तो बिल्कुल वर्क नहीं करता अच्छे से। एंड पता नहीं, वो थोड़ा सा इशू दिखाना पड़ेगा। तो ये मैं अभी फेस कर रहा हूँ, मेरा क्विक शिफ्टर अच्छे से चल ही नहीं रहा है। क्विक शिफ्टर का मुझे जब न्यू बाइक थी तो क्विक शिफ्टर बहुत ही अच्छे से वर्क करता था, बहुत अच्छा लगता था यूज़ करना। चीज़ रिकमेंड करूँगा कि क्विक शिफ्टर को सिटी में यूज़ करो, बट लो स्पीड में बिल्कुल भी इसको यूज़ मत करो। लाइक 3000 या 4000 के अंडर, 3000 या 4000 RPM के नीचे तो बिल्कुल यूज़ मत करो, इंजन में हार्म हो सकता है, ठीक है। क्विक शिफ्टर का एक्सपीरियंस बहुत सही है, बट मेरा क्विक शिफ्टर अभी जर्की चल रहा है। होपफुली आपके बाइक में क्विक शिफ्टर बहुत अच्छा चल रहा होगा, एंड बट मेरी इसमें अभी फ़िलहाल तो नहीं चल रहा है। बाइक का जो लो एंड टॉर्क है वो बहुत अच्छा कर दिया इन्होंने। पहले की जो जेन 2 वाली ड्यूक होती थी 390, उसमें बहुत ज़्यादा स्टॉलिंग की प्रॉब्लम आती थी, बट इस वाले जेन 3 में LC4C में ऐसा कुछ भी इशू नहीं है। लाइक कम स्पीड में अच्छे से चल जाती है, ज़्यादा स्टॉलिंग नहीं करती है। इनकेस एक दो बार इनकेस किया तो किया, वैसे स्टॉलिंग का प्रॉब्लम नहीं आता है। स्टॉलिंग का प्रॉब्लम नहीं आता है आपको लो टॉप में। टॉप एंड की बात किया जाए तो टॉप एंड में बहुत ज़्यादा भागती है, बट एंड भी इस बाइक का ओके है, क्योंकि अब नेकेड बाइक है तो आपको विंड ब्लास्ट तो लगने वाला है। तो मेन नेकेड बाइक में विंड ब्लास्ट का डाउन साइड होता है, तो डाउन साइड इसका एक ही है कि विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा है हाई स्पीड पे, हाईवेज पे ऑलमोस्ट 160 170 इजीली मार देती है। इसके लिए हलवाई है, लाइक 150 तो भाई आग बंद करके मारती है। तो ऑलमोस्ट इसका 175 तक ये आराम से चली जाती है, 170 तो आराम से चली जाती है, 70 के ऊपर ये स्ट्रगल करने लग जाती है। तो अब बात करते हैं इसका माइलेज का। तो सिटी में माइलेज मुझे अराउंड 22 से लेके 24 या 25 की दे देती है।
सिटी में, ठीक है। एंड माइलेज बाइक को देख के ठीक ठाक माइलेज है, ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं हम इस बाइक से माइलेज का। अगर आप 400 सीसी की बाइक ले रहे हो तो भाई आप माइलेज छोड़ दो। 400 सीसी की बाइक जब हम लेते हैं तो पावर के लिए लेते हैं, नॉट फॉर अ माइलेज। बट एक माइलेज कंसिडर होता है कि माइलेज क्या ही देती है। तो सिटी में आप 22 से लेकर 25 का ऑलमोस्ट माइलेज आपको आराम से दे देंगी। अगर हाईवे की बात किया जाए तो हाईवे का 26 से लेकर 30 या 31 तक इजीली माइलेज दे देती है। मुझे इसने अभी हाईवे पे 31 तक दिया है। हाईवे पे अच्छा खासा माइलेज देता है, और हाईवे पे भी डिपेंड करता है कि आपका राइडिंग स्टाइल क्या है। अगर आप ज़्यादा भगाते हो तो माइलेज थोड़ा कम हो सकता है, 2-3 का माइलेज कम हो सकता है। ऑलमोस्ट 29 एंड 30 का माइलेज दे सकती है, 27 तो आराम से दे देंगे आपको। तो हाईवे पे आपको आपका राइडिंग स्टाइल भी मैटर करता है कि आप कैसे राइड करते हो, तो उस पर भी डिपेंड करता है इस बाइक के लिए। अगर आप ये बाइक बहुत ही फ्लिकेबल एंड बहुत ही क्रेजी बाइक है, तो जैसे आप चलाओगे वैसी माइलेज ही निकाल के देंगी, ठीक है। एंड अब बात कर लेते हैं इसका टैंक रेंज का। तो इस बाइक का टैंक की कैपेसिटी है 15 लीटर। एंड अगर आप इसको पूरा ही फुल फ्यूल अप कर देते हो आप इस टैंक को, तो आपको इसकी रेंज 300 से 350 किलोमीटर का रेंज आपको इजीली ये प्रोवाइड कर देंगी। अगर आप अच्छे से बाइक चलाते हो 80-90 या अच्छे से स्मूथली बाइक चलाते हो, तो ये 350 से लेके 350 के ऊपर भी जा सकता है रेंज, ठीक है। मतलब 350 किलोमीटर के ऊपर भी रेंज आ सकती है एक फुल टैंक में। तो ये कुछ इसका फुल टैंक करने के बाद किलोमीटर का रेंज है, ओके। तो अभी हम कंफर्टेबल की बात कर लेते हैं। अगर आप ये बाइक को लॉन्ग राइड के लिए लेके जा रहे हो, आप इजीली इसको लेके जा सकते हो। तो पावर की कुछ कमी नहीं है, एंड माइलेज भी ओके दे देती है हाईवे पे। बट इसका एक कंसर्न है कि अगर इसमें स्टॉक सीट आती है वो थोड़ी सी हार्ड है, बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ी सी पेन करने लग जाती है। लाइक 300 है, 300 क्रॉस करने के बाद आपका बम्प दुखने लग जाएगा भाई, लिटरली बता रहा हूँ। और पीछे वाले का तो मुझे नहीं पता, पीछे वाले का ज़्यादा ही दुखेगा राइडर से तो। एंड लॉन्ग राइड आपको थोड़ा सा ब्रेक लेके करना पड़ेगा। और अगर आप कुछ कुशन वगैरह ऐड करते हो तो वो आपका एक्स्ट्रा वाला चीज़ हो गया। बट अगर स्टॉक बाइक की बात कर रहा हूँ, तो ये बाइक में अभी तो मेरे बाइक में 820 mm की सीट हाइट लगी है, तो ये कुछ ज़्यादा हार्ड है स्टॉक सीट से। एंड जो स्टॉक वाली सीट आती है उसकी हाइट कम है और वो थोड़ी सॉफ्ट है कंपेरेटिव 820 mm। तो लॉन्ग राइड आप इजीली कर सकते हो, बट बम दुखने लग जाता है, वो एक बात है लॉन्ग राइड में। एंड अब बात कर लेते हैं इसका सस्पेंशन की। तो इस बाइक में आपको बहुत बढ़िया सस्पेंशन मिल जाते हैं, जो कि WP की तरफ से आते हैं। बहुत ही रेप्यूटेड ब्रांड है WP। एंड सामने आपको जेन 3 में फ्रंट सस्पेंशन फुल्ली एडजस्टेबल मिल जाता है, जिससे आपको 3 क्लिक्स के ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप सॉफ्ट एंड हार्ड कर सकते हो। तो अभी मैंने हार्ड करके रखा है, मैं भी आ रहा था लॉन्ग राइड से तो मैंने हार्ड कर लिया था हाईवे पे। तो आप हार्ड कर सकते हो, चाहे तो सॉफ्ट कर सकते हो। सामने के आपको USD फोक्स मिल जाता है, जो सबसे बेस्ट होता है। एंड पीछे का जो सस्पेंशन है वो भी आपको WP के मिलता है, अपेक्स के, वो भी आपको एडजस्टेबल मिलते हैं। और उसमें आपको 5 क्लिक्स मिलता है, 5 क्लिक्स, मतलब 5 क्लिक्स की एडजस्टेबिलिटी दी गई है, जिससे आप सॉफ्ट एंड हार्ड कर सकते हो आपके हिसाब से। अब बात कर लेते हैं इसकी हैंडलिंग एंड ब्रेकिंग की। तो इस बाइक में आपको बहुत, इसकी हैंडलिंग है ना, बहुत ही लाइक ऐसा लगता है कि ये बाइक का वेट है 170, 169 या 170 kg की ये बाइक है। तो आप इस पर बैठोगे ना तो आपको लगेंगे कि आप किस चीज़ पे बैठे हो, इतना हल्का, लाइक बहुत ही लाइट वेट फील होता है। एंड इसकी हैंडलिंग तो इतनी ईजी है, किधर भी फ्लिक कर दो, किधर भी आप टर्न ले सकते हो बहुत ही ईजीली। एंड इसकी हैंडलिंग बोले तो एकदम टॉप नॉच है, लाइक जहाँ पर बोलेंगे वहाँ पर ये हैंडल आप इसको हैंडलिंग कर सकते हो। नेकेड बाइक में इसकी हैंडलिंग बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये नेकेड बाइक है एंड KTM की तरफ से आती है, तो जो क्वालिटी वगैरह है वो बहुत अच्छे इन्होंने यूज़ किया है। तो उस वजह से बाइक की राइडिंग क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड साथ में इसमें ब्रेकिंग भी आपको बहुत ज़्यादा मिल जाती है। अब ड्यूक 390 है तो इसमें पावर बहुत ज़्यादा है। अब जैसी भागती है वैसे रुकती भी है, तो जैसी भागती है तो वैसी रुकनी भी चाहिए। तो उसके लिए इन्होंने सामने आपको 320 mm की डिस्क दी गई है, जो भी हबलेस वाली डिस्क है। एंड वो वेट डिडक्शन के लिए इन्होंने किया है, जिससे पावर टू वेट रेशो बहुत ही ज़्यादा इन्होंने ध्यान दिया उस चीज़ पे, जिस वजह से इन्होंने जो सामने की डिस्क है, आप देख पा रहे होंगे सामने की जो डिस्क है, इसको हबलेस किया है। और आपके जो सामने का जो रिम देख पा रहे हो उसको भी आप 5 स्पोक्स वाले देख सकते हो, 5 स्पोक्स वाले रिंग्स इन्होंने प्रोवाइड किए, जिससे आपके जो हब का वेट भी इन्होंने बहुत ज़्यादा कम किया है। तो इससे पावर टू वेट रेशो पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। जितना ज़्यादा हल्की बाइक रहेंगे ओबियसली उतनी ज़्यादा तेज़ भागेंगे। तो सामने आपको 820 mm की डिस्क मिल जाते हैं, जिसमें आपको बाइब्रेक के कैलिपर मिल जाता है फ्रंट वाला 4 पिस्टन के साथ। एंड साथ ही में आपको ब्रेम्बो के ब्रेक्स मिलते हैं सामने वाले। और वो सामने के जो स्टॉक वाले ब्रेक पैड्स आते हैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, और उसकी ब्रेकिंग भी उतनी ही A1 एंड क्वालिटी वाली ब्रेकिंग है, एकदम सुपर ब्रेकिंग है। तो वो उसके जो ब्रेक पैड्स है वो ब्रेम्बो की तरफ से आते हैं। ये जो बाइब्रेक का कैलिपर है ये ब्रेम्बो ही बनाता है। एंड उसमें आपको ब्रेम्बो के ब्रेक पैड्स मिलता है, जो भी सिंटर्ड होता है।
एक ऑर्गेनिक ब्रेक पैड होता है और एक सिरेमिक होता है, उसके बाद सिंटेड होता है। तो सिंटेड वाले ब्रेक पैड इसमें आता है। और पीछे में भी आपको जो डिस्क है वो पहले 230 mm की थी, अभी उसको बढ़ाकर उन्होंने 240 mm कर दिया है, जिससे ब्रेकिंग में इंप्रूवमेंट आई है। और पीछे फ्लोटिंग कैलिपर आता है सिंगल पिस्टन के साथ। तो इसकी बाइक की ब्रेकिंग तो बहुत ही टॉप नॉच है भाई, जहाँ पर बोलो वहाँ पर रुक जाती है। एक ही बोलने पे आप एकदम फील कर पाओगे कि भाई एक ही इस पर रुक जाती है। ऐसे कुछ इसकी ब्रेकिंग वगैरह है, बहुत A1 ब्रेकिंग है। तो इसके प्रोज तो बहुत सारे हैं, इसके पावर प्रोज तो बहुत सारे हैं। तो इसके मैं आपको मैंने जितना बताना है वो जो मैंडेटरी जितना आपको बताना है इसके प्रोज बता दिया। अभी मैं इसके कॉन्स बताऊँगा जो मैंने अभी तक फेस किया है। तो चलो बताते हैं। तो पहले तो देखो, इस बाइक का जो हीटिंग इशू है वो आपको ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा फील होने वाला है, क्योंकि ट्रैफिक में ये बहुत ज़्यादा हीट करती है। अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चल रहे हैं तो बहुत ही तगड़ी हीट करते हैं। और समर्स में तो भाई आप शॉर्ट्स एंड स्लीपर एंड सैंडल पे तो बिल्कुल नहीं चला सकते हो, क्योंकि हीट ही उतनी ज़्यादा होती है। ऐसे लगेंगे आपके पैर के बाल जल रहा है, इतना ज़्यादा हीट होती है बाइक। एंड ऑब्वियसली 400 सीसी की बाइक है, हीट तो होने वाली है। एंड ये एक इशू है, इसमें हीट करती है। हाईवेज पे इतनी ज़्यादा हीट नहीं करती है, बट अगर ये ट्रैफिक में चलने लग गए तो बहुत ज़्यादा हीट करती है, बहुत ही ज़्यादा हीट करती है। मेरे बाइक में अभी मैं आपको रियल प्रॉब्लम बताता हूँ कि मेरे बाइक में हुआ क्या है। तो मेरी बाइक चली है 30,000 किलोमीटर, ऑलमोस्ट चली गया। और 30 किलोमीटर चलने के बाद मेरे बाइक में स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ गई। तो स्टार्टिंग प्रॉब्लम अब क्यों आई मुझे नहीं पता। तो फिर मैंने इस बाइक को KTM सर्विस में डाला और KTM सर्विस सेंटर में दिया। तो मेरे बाइक में इंजन का हेड का काम हुआ है। तो मेरे बाइक में कैम शाफ्ट चले गए थे मेरे बाइक के, जिससे मेरा इंजन का हेड का काम हुआ है। उसमें सब कुछ वाल्व वगैरह, रॉकर्स वगैरह सब कुछ चेंज हुए हैं। तो वो एक बात है कि 30,000 किलोमीटर पे मेरे बाइक का इंजन का हेड खुला है। लाइक पूरा इंजन नहीं खुला है, ऊपर का हेड खुला है। तो वो एक मेन इशू है जो मैंने अभी तक फेस किया है। 30 किलोमीटर 1000 पे मेरा हेड का काम आ गया है। भाई बहुत ज़्यादा पैसा फूक दिया है हेड पे। 30,000 किलोमीटर में मैं प्रॉब्लम फेस किया हूँ अभी तक। हेड का काम करने के बाद तो अभी कुछ हुआ नहीं है। बट मेरी एक बाइक में और एक प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे मैं बाइक स्टार्ट कर रहा हूँ तो एक बटन पे बाइक स्टार्ट नहीं होती है। पता नहीं रिले का प्रॉब्लम है, काय का प्रॉब्लम है, आई डोंट नो। बट वो एक प्रॉब्लम अभी मैं फेस कर रहा हूँ। एंड जो पीछे का टायर वगैरह है वो कस्टम है, वो मत बोलना कि आपने कहाँ से लगाया। तो पहले मैं सेलिंग करता था, अभी सेलिंग नहीं करता हूँ। ऐसी कुछ ये बाइक है। एंड अभी मैंने पहले एग्जॉस्ट भी लगाया था बाइक में, पर उसको ज़्यादा दिन चलाया नहीं। इसका साउंड पहले अच्छा नहीं लगता था, बट अभी अच्छा लगने लग गया है। ये एक बात बतानी थी कि ओनरशिप रिव्यू में मेरा 30,000 किलोमीटर चली है बाइक, और उसमें मेरा हेड का काम आ गया था। वो भी पता नहीं कैसे क्या। मेरी बाइक सीज़ नहीं हुई थी, बट कम मार के अगर वो बोलते हैं ना टो देने के बाद कार स्टार्ट होती है, वैसे स्टार्ट होती थी ये। एंड उसके बाद चलती थी, कुछ इंजन से नॉइस नहीं आता था, बट स्टार्ट नहीं होती थी। अगर एक बार आप बाइक बंद कर दो तो आप ये स्टार्ट ही नहीं होती थी। तो वही एक इशू आ रहा था, तो वही आपको बताना था। तो ऑनेस्टली ओनरशिप रिव्यू में यही था। आई होप मैंने सब कवर करने का ट्राई किया हो। तो ये वाला इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताना। तो इस वाले वीडियो को हैप्पी एंड करते हैं। मैं जल्दी मोटो ब्लॉगिंग के साथ और नए वीडियोस लाऊंगा। तो इस वाले वीडियो को हैप्पी एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, पीस आउट, राइड एंड राइड सेफ। Of course, not doing the speed limit. Why the fuck would I do the speed limit on a super bike?